8. गंगा के कहे अनुसार डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी फैमिली मेंबर्स पराठे खा ही रहे थे। तभी वहां चंद्रजीत और शकुंतला की बेटी काव्या पहुंची। 21 साल की काव्या ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस, खुले बाल और स्पेशली अपने एटीट्यूड के चलते किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही वो इरिटेटेड होते हुए बोली, पापा, इस नौकर की हिम्मत कैसे हुई इस देसी हाई कैलोरी फूड को हमारे टेबल पर खाने की? क्या आपको पता नहीं है ग्लूटेन बॉडी के लिए कितना हार्मफुल होता है? यक, मुझे तो इसकी महक से भी सफोकेशन हो रही है। मौके की नजाकत को देखते हुए चंद्रजीत काव्या को समझाते हुए बोला, शांत हो जा काव्या बेटा, गंगा तेरा बड़ा भाई है और अगर तुझे ये सब नहीं खाना तो मैं तेरी पसंद का सैलेड लगवा देता हूँ। हाँ प्लीज, मैं ब्रेकफास्ट में इतने कार्ब्स सपने में भी कंज्यूम नहीं कर सकती। वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, अ देहाती ऑलवेज बीइंग अ देहाती। ये अनएजुकेटेड लोग अपनी चॉइसेस की वजह से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ छोटे, हम हैं देहाती, लेकिन इतना तो हमको भी मालूम है कि सब्जियों को हमेशा पका कर खाया जाता है, ना कि कच्चा। इसलिए जो सब खा रहे हैं ना, चुपचाप खा लो। माय फुट। ये कहकर काव्या वहां से बिना नाश्ता किए गुस्से में डाइनिंग टेबल से उठकर चली गई। वाह चच्चा, छोटी बिल्कुल आप पर ही गई है। काव्या के जाने के बाद गंगा अपने मन ही मन सोचते हुए बोला, बाबूजी सही कह रहे थे, यहाँ तो बच्चा हो या बूढ़ा सब एक से बढ़कर एक कलाकार है। तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा गंगा। गंगा ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे अग्निहोत्री फैमिली से मिले सैटेलाइट फोन पर एक कॉल रिसीव हुआ। कमाल है, अरे हमने तो नंबर किसी को दिया ही नहीं, फिर भी हमारे नंबर पर फोन। दरअसल गंगा को मिला सैटेलाइट फोन पूरे अग्निहोत्री नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से गंगा के पास फोन आते ही उसका नंबर अग्निहोत्री के सभी पार्टनर्स, वेंडर्स और बोर्ड मेंबर्स के पास ऑटोमेटिकली पहुंच गया था। गंगा ने जैसे ही फोन उठाया तभी सामने से आवाज आई, गंगा, अगर अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलनी है तो शाम 7 बजे सॉल्ट कैफे पहुंच जाना। ये कहकर उस आदमी ने गंगा का कोई जवाब सुने बिना फोन काट दिया। फोन कटते ही मिस्टर अग्निहोत्री ने गंगा से पूछा, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह कौन था बेटा? पता नहीं बाबूजी, कह रहा था कंपनी की किस्मत बदलना है तो शाम को आके सॉल्ट कैफे की टेबल नंबर 69 पर आकर मिलो। सॉल्ट कैफे का नाम सुनकर मिस्टर अग्निहोत्री काफी खुश हो गए। वो गंगा को बधाई देते हुए बोले, वेल डन गंगा, फैमिली मेंबर्स के साथ हमारे पार्टनर्स भी तुमको पहचानने लगे हैं। मिस्टर अग्निहोत्री की ये बात सुनकर चंद्रजीत भी बीच में बोल पड़ा, वाह भाई साहब, गंगा तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। लेकिन भाई साहब, इतिहास गवाह है कि अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज का कोई भी एम्प्लॉय आज तक सॉल्ट कैफे में जाकर कोई डील नहीं कर पाया है। और हमारा गंगा तो वैसे भी भोला है, तो ऐसा करता हूँ इसके साथ मैं चला जाता हूँ। नहीं चंद्रजीत, गंगा भोला भले ही है लेकिन चूतिया नहीं। और वैसे भी ये गंगा की डील है, इसलिए अच्छा होगा ये डील करने गंगा ही जाए। मुझे गंगा पर पूरा भरोसा है कि वो सॉल्ट कैफे में डील क्रैक करके ही वापस आएगा। ये कहकर मिस्टर अग्निहोत्री अपनी कुर्सी से उठे और अपनी जेब से एक पॉकेट वॉच निकालकर गंगा के हाथ में थमा दी। गंगा ने ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो हैरान होते हुए मिस्टर अग्निहोत्री से बोला, ये घड़ी जैसा चीज का है बाबूजी? कामिल लोगों के लिए वक्त भी अलग ढंग से देखना होता है का? नहीं बेटा, हम अग्निहोत्री हैं, वक्त को भी अपनी जेब में लेकर चलते हैं। और रही बात इस पॉकेट वॉच की, तो ये सिर्फ एक पॉकेट वॉच नहीं बल्कि अग्निहोत्री खानदान की करेंसी है। इसकी मदद से तुम जब चाहो और जितने चाहो उतने पैसे निकाल सकते हो। लेकिन उस पॉकेट वॉच को देखते हुए गंगा ने मिस्टर अग्निहोत्री से पूछा, लेकिन बाबूजी, इस घड़ी का छेद कहाँ है जहाँ से पैसा निकालेंगे? चिंता मत करो गंगा बेटा, जैसे ही डील फाइनल होगी तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। चलो बेटा, तुम जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि सॉल्ट कैफे यहाँ से दूर एक सीक्रेट लोकेशन पर है और वहां ध्यान से जाना बेटा,
क्योंकि वहां गार्ड्स को ले जाना मना है। मिस्टर अग्निहोत्री का आशीर्वाद लेने के बाद गंगा कार में बैठकर सॉल्ट कैफे के लिए निकल गया। सॉल्ट कैफे शहर से बाहर बना एक सीक्रेट कैफे था, जहां पर खड़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन दुनिया की नजरों से छुपकर अपनी बिजनेस डील्स करने आया करते थे। इसलिए सॉल्ट कैफे में भी बिजनेसमैन की सिक्योरिटी का बिना मेंबरशिप आईडी और प्रॉपर चेकिंग के बिना परिंदे तक को वहां पर मारने की इजाजत नहीं थी। सॉल्ट कैफे से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही गंगा की कार को रोक लिया गया और उसको पूरी तरह स्कैन करने के बाद सॉल्ट कैफे के गार्ड्स उसे टनल के रास्ते एक अंडरग्राउंड लोकेशन पर ले गए, जिसको देखते ही गंगा का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे बाप रे, जमीन का अंदर इतना बड़ा इलाका। ये साला सॉल्ट कैफे नहीं बल्कि पूरा साल्ट शहर है। इसके बाद गार्ड्स ने प्रॉपर चेकिंग करवाने के बाद गंगा की एंट्री सॉल्ट कैफे के अंदर करा दी। एंट्री करने के बाद गंगा ने कुछ सोचते हुए उन गार्ड से पूछा, एक बात बताओ यार, हमारी फैक्ट्री में आने का रास्ता ऊपर छत से है, और तुम्हारी इस कैफे में जमीन के अंदर से। पर तुम बड़े लोगों को सीधे सीधे रास्ते बनाने से कोनो एलर्जी है का? गंगा की बात सुनकर गार्ड्स ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और गंगा को कैफे के अंदर छोड़कर चला गया। अरे ये तो साला बिना जवाब दिए चला गया। गंगा कैफे में तो पहुंच गया था, लेकिन 20,000 स्क्वायर फीट के हॉल में उसे 69 नंबर की टेबल कहीं नहीं मिल रही थी। लेकिन तभी वहां पर उसे शॉर्ट स्कर्ट पहने हुए लिली नाम की एक सुंदर वेट्रेस दिखाई दी, जिसको रोकते हुए वो बोला, मैडम हम जरा खो गए हैं, तनिक आप हमको बता सकती हैं कि टेबल नंबर 69 कहाँ पर है? शरीर पर देसी धोती कुर्ते और पैरों में हवाई चप्पल पहने हुए गंगा को लिली ने किसी बड़े ऑफिसर का पीए समझ लिया। टेबल नंबर 69 पर कंपनी के नौकरों को जाने की परमिशन नहीं है। पहले अपने बॉस को बुला कर लाओ, उसके बाद ही तुमको एंट्री मिलेगी। मैडम हम किसी के नौकर नहीं हैं, बल्कि अग्निहोत्री खानदान के इकलौते चिराग हैं। तुम्हारे जैसे देहाती और अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज का चिराग कुछ पी कर यहाँ पर आए हो क्या? अगर तुम अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज की चिराग हो तो मैं भी यहाँ के ओनर हूँ। हो सकता है मैडम, आपको देखकर तो लगता भी है कि आप दूध से नहाती होंगी। गंगा की बकवास बातें सुनकर लिली को गुस्सा आ गया और उसने चिल्ला चिल्लाकर सिक्योरिटी को वहां पर बुला लिया। सिक्योरिटी को इस जाहिल गवार को यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। लिली के चिल्लाने की वजह से वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई, जिसे देखकर होटल का मैनेजर वहां पर पहुंच गया। क्या हुआ लिली? ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हारे इस बिहेवियर के वजह से हमारे सभी गेस्ट्स को काफी परेशानी हो रही है। सर तमाशा मैं नहीं, ये देहाती कर रहा है। पता नहीं सर मैनेजमेंट इन बेढंगे पर्सनल असिस्टेंट्स को कैफे के अंदर अलाउ ही क्यों करता है। करते वरते कुछ नहीं, मुफ्त का खाना खाने आ जाते हैं बस। पहले तो गंगा लिली के सुंदर होने की वजह से चुप था, लेकिन बात अपनी इज्जत पर आते देख वो लिली को जवाब देने ही वाला था। इतने में मैनेजर लिली को डांटते हुए बोला, लिली जिस आदमी को तुम देहाती कह रही हो, जानती भी हो वो कौन है? ये आदमी अगर चाहे तो इस पूरे कैफे एम्पायर को खड़े खड़े खरीद सकता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज का होने वाला मालिक है। मैनेजर की बात सुनते ही लिली एकदम चुप पड़ गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो झुककर गंगा से माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए सर, वो आपके कपड़े देखकर मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। अरे बस करो मैडम, अब रुलाओगे क्या? बस आप मुझे टेबल नंबर 69 तक पहुंचा दीजिए, वहां पर मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं आपको खुद आपकी डिजायर्ड टेबल पर पहुंचा कर आता हूँ। ये कहकर मैनेजर खुद जल्दी से गंगा को टेबल नंबर 69 पर ले गया। टेबल पर पहुंचते ही गंगा ने मैनेजर से पूछा, वैसे मैनेजर साहब आप हमको कैसे जानते हैं? हम तो आपसे कभी मिले ही नहीं। गंगा सर, मिस्टर अग्निहोत्री ने मुझे आपके आने के बारे में दोपहर को ही बता दिया था। लेकिन टेबल नंबर 69 पर आकर गंगा ने देखा कि वो टेबल सभी टेबल से अलग एक प्राइवेट इलाके में थी और साथ ही में वो टेबल बिल्कुल खाली पड़ी थी, उस पर कोई मौजूद नहीं था। ये देखकर गंगा ने अपनी जेब में रखी पॉकेट वॉच को निकाला
और उसमें टाइम देखते हुए बोला, 7:08 बज गया और हमें बुलाने वाला आदमी खुद ही गायब है। चलो थोड़ी देर बैठकर यहीं पर इंतजार कर लेते हैं। गंगा उस टेबल पर बैठकर ही वो फोन करने वाले आदमी का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी अचानक गंगा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लग गया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और एक सिगार पीता हुआ आदमी उसके सामने खड़ा हुआ था। गंगा को अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के पुराने कंपटीटर चौटाला ने अपने आदमियों के साथ सॉल्ट कैफे के बड़े से टॉयलेट में बांधकर किडनैप कर लिया था। जल्दी से अपनी आंखें खोल, क्योंकि वैसे भी जल्द ही तेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाली हैं। हमें सोने दो, कल रात से सोए नहीं है। पता नहीं अग्निहोत्री इस जाहिल को कहां से पकड़ के लाया है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से होश में लाओ इस गंवार को। ठंडा पानी पड़ते ही गंगा को होश आ गया। गंगा के होश में आते ही चौटाला उसका मुंह पकड़कर बोला, क्यों, नींद पूरी हो गई हो तो मीटिंग शुरू करे गंगा प्रसाद। वैसे भी तेरे बाप को मेरा बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है। अरे हम आपका कोई हिसाब विसाब नहीं करने वाले, हम तो आपको जानते भी नहीं है। गंगा की फालतू बातें सुनकर चौटाला के सब्र का बांध टूट गया और गुस्से में उसने गंगा की चारों उंगलियों के बीच में सिगार रखकर उसके हाथ को बुरी तरह दबा दिया। मैं कोई तेरे गांव का दूध वाला नहीं हूं बेवकूफ, जो तुम मुझे जानता होगा। मैं चौटाला हूँ, चौटाला। जिस तरह तेरे बाप और चाचा ने मुझे कंपनी से किसी मक्खी की तरह फेंक दिया था, ठीक उसी तरह मैं भी अग्निहोत्री खानदान के वारिस को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से गायब कर दूंगा। लेकिन तभी चौटाला नाम सुनकर अचानक गंगा के दिमाग की घंटी बजी और वो चौटाला को टोकते हुए बोला, कहीं आप हमारे बाबूजी के पुराने पार्टनर चौटाला तो नहीं? ऐ लड़के, तू मेरे बारे में कैसे जानता है? बता, कहीं वो अग्निहोत्री मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा? अरे नहीं ताऊ, वो तो बाबूजी ने हमें बातों बातों में बताया था कि कैसे पार्टनरशिप में आपने उन्हें धोखा देकर अपनी चौटाला फैक्ट्री शुरू कर ली थी। गंगा की ये बात सुनकर चौटाला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो बंदूक को सीधे गंगा के मुंह में डालते हुए बोला, क्या अग्निहोत्री भाई साहब पूरी कंपनी हड़पने के बाद भी मुझे बदनाम कर रहे हैं? तो ऐसा ही सही। हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। ओ देहाती, अब इस धोखेबाज का ऑफर सुन। मैंने अग्निहोत्री मैंशन में तुम्हारे ही एक नौकर की मदद से एक बॉम्ब प्लांट किया हुआ है। अगर तू चाहे तो मैं अभी इस डेटोनेटर को दबाकर अभी के अभी अग्निहोत्री निवास को एक शमशान घाट में बदल सकता हूँ, या फिर तू एक अच्छे बच्चे की तरह मुझे 50 करोड़ की रकम अदा कर ले। 50 करोड़ का नाम सुनकर गंगा के कान खड़े हो गए। इतनी बड़ी रकम? हम तो हमारे पूरे गांव में अपने लिए 100 भैंस खरीद सकते हैं। नहीं नहीं, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन हम इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे। लेकिन तभी गंगा को मिस्टर अग्निहोत्री की सुबह वाली बात याद आ गई। मुझे गंगा पर पूरा भरोसा है कि वो सॉल्ट कैफे में डील क्रैक करके ही वापस आएगा। ये सोचते ही गंगा के दिमाग में एक आइडिया आया और अगले ही पल वो चौटाला से बोला, अरे चौटाला तो आप अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े कंपटीटर हो और सारे पत्ते पाले में होने पर भी सिर्फ 50 करोड़ रुपए। लड़के,
तू क्या मेरा मजाक उड़ा रहा है? आखिर तू है कौन साले? और अगर तुझे ऐसा ही मंजूर है तो अब अग्निहोत्रियों को अपनी जान के बदले मुझे पूरे 100 करोड़ देने होंगे। ऐ लड़कों, इस मुन्ना के हाथों को खोल दो। मरने से पहले एक आखिरी बार अपने बाप से बात कर लेगा। अपने हाथ खुलते ही गंगा ने अपनी जेब में रखी पॉकेट वॉच को निकाला और चौटाला की आईडी स्कैन होते ही उसके फोन पर एक अलर्ट आया। 500 crore rupees received. अपने अकाउंट में आई इतनी बड़ी रकम को देखकर चौटाला एकदम हैरान रह गया। 500 करोड़? ये तूने क्या किया बेवकूफ? तो वो मेरे साथ तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या लगा ताऊ जी, बाबूजी को आपके बिछाए जाल के बारे में नहीं पता? अरे जहां आपकी सोच खत्म होती है, हमारे बाबूजी वहां से सोचना शुरू करते हैं। काला कोट! गंगा के एक इशारा करते ही चौटाला के गार्ड्स चौटाला के ही हाथ पैर पकड़कर खड़े हो गए। इसका मतलब अग्निहोत्री इस बार मुझे मारकर मेरी कंपनी भी हड़पना चाहता है। अरे नहीं ताऊ, बाबूजी का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने तो हमें आपको 200 देकर आपके और उनके बीच की दुश्मनी खत्म करने को कहा था। क्या 200 करोड़? भाई साहब को अब भी मेरी इतनी फिक्र है। लेकिन एक मिनट, तूने तो मेरे अकाउंट में 500 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। गंगा का सोचना थोड़ा अलग है ताऊ। जहां बाबूजी आपके साथ दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं, वहीं गंगा आपके पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया है। वेलकम टू अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज मिस्टर चौटाला। गंगा की बात सुनकर चौटाला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी वो गंगा से मना करते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चंद्रजीत इसके लिए कभी नहीं मानेगा। वो मुझे अब भी गद्दार ही समझता है। अरे उनकी ऐसी की तैसी, ये बात सिर्फ हमें और बाबूजी को पता है कि आप हमारी कंपनी के लिए कितना जरूरी है। इसलिए मेरी तरफ से आपका अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज में मुख्य अधिकारी के तौर पर तहे दिल से स्वागत है। अब रुलाएगा क्या पगले? अब तो छोड़ो मुझे सालो, और जाओ गंगा बेटा को सुरक्षित अग्निहोत्री मैंशन में छोड़ कर आओ। लेकिन जब गंगा वहां से जाने लगा तो चौटाला उसे रोकते हुए दोबारा बोला, बेटा वो बॉम्ब की लोकेशन। अरे चिंता मत करो ताऊ, बाबूजी के पास हर चीज का इंतजाम है। ये कहकर गंगा वहां से गार्ड्स के साथ चला गया। वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री मैंशन में चंद्रजीत गंगा के अकेले डील करने में मिस्टर अग्निहोत्री के फैसले पर सवाल उठा रहा था। क्या भाई साहब, यहाँ शाम होने आई है लेकिन गंगा का कुछ अता पता नहीं है। इतनी मुश्किल से सालों बाद सॉल्ट कैफे में डील करने का मौका मिला था और आपने वहां डील करने गंगा को अकेले भेज दिया। भगवान न करे उसे अगर कुछ हो गया तो। आपको हमारी चिंता करने का कोनो जरूरत नहीं है। हमारी चिंता करने के लिए हमारे बाबूजी अभी जिंदा हैं चाचा जी। गंगा को सही सलामत आया देख चंद्रजीत का खून सूख गया, लेकिन मिस्टर अग्निहोत्री का मुरझाया चेहरा अचानक से खिल उठा और वो गर्व से बोले, देखो चंद्रजीत, हमारा गंगा हमारे सालों वाले दुश्मन चौटाला के साथ दुश्मनी खत्म करके आ चुका है। क्या भाई साहब, गंगा उस गद्दार चौटाला से डील करने गया था? भाई साहब, क्या आप भूल गए कि चौटाला ने हमारी कंपनी के साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया था? नहीं चंद्रजीत, मुझे खबर मिली है कि अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के साथ सालों पहले हुआ फ्रॉड चौटाला ने नहीं बल्कि किसी आस्तीन के सांप ने किया था। मिस्टर अग्निहोत्री के आस्तीन के सांप वाली बात सुनकर चंद्रजीत थोड़ा घबरा गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। चंद्रजीत के वहां से जाते ही मिस्टर अग्निहोत्री गंगा से बोले,
बेटा, तुमने बाहर के दुश्मन को तो संभाल लिया, लेकिन इन घर के भेदियों को कैसे सुधारोगे? बाबूजी, ये सब बस थोड़ा भटक गए हैं। इनको वापस लाने की जिम्मेदारी आपके गंगा की है। चलो ये सब छोड़ो बेटा, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन था। तुम थक गए होगे, मैंने तुम्हारा कमरा लगवा दिया है, तुम जाके आराम करो। नहीं बाबूजी, जब तक हम घर पर बम रखने वाले उस गद्दार नौकर का पता नहीं लगा लेते, तब तक हम सर्वेंट क्वार्टर में ही सोने वाले हैं। लेकिन तुम श्योर हो गंगा कि ये बॉम्ब वाला काम चंद्रजीत ने नहीं किया है? जी पिताजी, हमें पूरी तरह से पता है कि ये काम चाचा ने नहीं किया है, क्योंकि चंद्रजीत चाचा घटिया से घटिया काम कर सकते हैं, लेकिन वो कभी अपने जान को खतरे में नहीं डालेंगे। जैसा तुम ठीक समझो गंगा, लेकिन कल ऑफिस में टाइम पर पहुंच जाना, क्योंकि कल तुम्हें डॉक्टर सुहाना के साथ मिलकर हमारी नई ब्यूटी क्रीम के लिए एक मॉडल को हायर करना है। डॉक्टर सुहाना का नाम सुनकर गंगा थोड़ा शर्मा गया और उसके मन में लड्डू फूटने लगे। ठीक है बाबूजी, हम कल ऑफिस में टाइम से पहुंच जाएंगे। हम अब चलते हैं। डॉक्टर सुहाना का नाम सुनकर गंगा गुनगुनाते हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक सीढ़ियों पर से उसका पैर फिसल गया और वो सीधे नीचे जाकर गिरा। अरे, हमारी 2 पल की खुशी भगवान से बर्दाश्त नहीं होती है क्या? सीढ़ियों पर गिरे हुए गंगा ने जैसे ही सामने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं।